चलिए जी बच्चों, बात आगे बढ़ाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे ओरस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओरस्टर्ड वो पहला बंदा है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले हमें ये बताया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज नहीं है, ये एकदम इंटीमेटली रिलेटेड है। मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों बातें हम लोगों को लगभग 2000 सालों से पता है। मतलब हमारे पूर्वज इसको पिछले 2000 सालों से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नोन टू अस फ्रॉम 2000 ईयर्स। ज्यादा भी हो सकते हैं मगर कम तो नहीं होंगे। 2000 सालों से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में पता है। मगर खास बात यह है कि लगभग 200 साल पहले, लगभग नहीं एग्जैक्टली 200 साल पहले, अराउंड 200 ईयर्स एगो, अराउंड 200 ईयर्स एगो, ये बात है 1820 की। 1820 में ओरस्टेड करके एक बंदा था जो कि एक्चुअल में फिजिसिस्ट थे और केमिस्ट थे। ये फिजिसिस्ट है और केमिस्ट थे। इन्होंने एक्सीडेंटली पता किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है। तो अराउंड 200 ईयर्स एगो 1820 में, 1820 में ओरस्टेड एक्सीडेंटली कनेक्टेड, या इसे हम लोग बेटर वर्ड में कहें तो यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो भाई ओरस्टेड कौन थे? ओरस्टेड जो है ये एक डैनिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे। ये जो ओरस्टेड हैं, ये ओरस्टेड जो है इनका जो नाम था क्रिस्टियन हेंस ओरस्टेड था। क्रिस्टियन हेंस को ओरस्टेड ये एक डैनिश फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट थे। डैनिश फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट थे और ये एक यूनिवर्सिटी में, जिसे हम लोग कोपनहेगन के नाम से जानते हैं, कोपनहेगन यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर थे। ही वॉज लेक्चरर इन कोपनहेगन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और लेक्चरर एक लेक्चर देते समय, बच्चों को लेक्चर देते समय इन्होंने एक बड़ा अजीब टाइप का वाकया देखा और एक बहुत ही अजीब टाइप का ऑब्जर्वेशन देखा। और ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने चूंकि सबसे पहले देखा, इसीलिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पढ़ने के सबसे पहले हम लोग ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ही देखते हैं। ओरस्टेड ने एक्सीडेंटली एक चीज ऑब्जर्व करी थी और लेक्चर देते टाइम, चूंकि एक सेटअप होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर में, तो उन्होंने ये देखा कि उनके पास एक मैग्नेटिक निडल थी और वो मैग्नेटिक निडल जो है एक ऐसे ही कहीं पड़ी हुई थी उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के नजदीक। और उन्होंने अपने किसी स्टूडेंट से बोला कि भैया ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और किसी स्टूडेंट से बोला कि आप वहां से स्विच ऑन करके आओ बैटरी का। उस टाइम तो बैटरी चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो होती नहीं थी जैसे आजकल हमारे घरों में आती है। तो बैटरी को उन्होंने स्विच ऑन करने को बोला। जैसे ही उस स्टूडेंट ने बैटरी को स्विच ऑन किया, उन्होंने देखा कि उनके
तारों के नजदीक में जो मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी, मैग्नेटिक निडल में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिला, बहुत मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। और अब ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने के बाद उनके दिमाग में आया कि यार ये मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन की है, ये मैग्नेटिक निडल क्यों हिल रही है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को बोला कि यार भैया तू ऐसा कर, ऑफ कर। जब उसने स्विच ऑफ किया बैटरी का तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो उन्होंने बोला ऑन कर, ऑन किया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ मिलने लगा। फिर बोला ऑफ कर, ऑफ करने पे डिफ्लेक्शन इस तरफ मिलने लगा। तो उन्होंने देखा कि यार ये डिफ्लेक्शन मिल रही है, और ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ये तभी मिलती है जब स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया जाता है। मतलब जब करंट बढ़ रहा होता है, राइज ऑफ करंट, और जब करंट घट रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिके ऑफ करंट। राइज ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट के टाइम पे मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब साफ है कि उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। देखिए मैग्नेटिक निडल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को पता ही होगा, मैग्नेटिक निडल देखी होगी। मैग्नेटिक निडल जो है मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। हमारा अर्थ जो है खुद एक मैग्नेट है, हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट है। ऊपर जो होता है अर्थ का ऊपरी हिस्सा, उसे कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, निचला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हम लोग सदर्न हेमीस्फीयर। और ऐसा माना गया है कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके कारण मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये हम लोगों को हमेशा से पता है। मतलब मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आप किसी मैग्नेट को नजदीक लेकर के आओ तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है, मगर यहां तो कोई मैग्नेट भी नहीं था, यहां तो कोई मैग्नेट भी नहीं था, केवल तार से करंट गया और मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होने लगी। अब ये ऑब्जर्वेशन जो ओरस्टेड ने देखा, इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में तैयार किया, और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना करके उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में पेपर का प्रेजेंट कर दिया, जिसे हम लोग आज की डेट में पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब भी आपके पास कोई नया थॉट या नया कोई व्यू आता है तो हम सबसे पहले छोटे लेवल पे ही प्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कोई अपना पेपर प्रेजेंट करोगे स्कूल लेवल पे, वो सिलेक्ट हो जाता है तो आप इंटर स्कूल कंपटीशन में जाते हो, वो सिलेक्ट हो जाता है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, वो सिलेक्ट हो जाता है तो आप स्टेट लेवल पे जाते हो, वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हो तो नेशनल लेवल पे जाते हो, और वहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाता है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो। तो इन्होंने क्या किया, कोपनहेगन यूनिवर्सिटी में वो एक पेपर प्रेजेंट कर दिया, और पेपर प्रेजेंट करने के टाइम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कोई चीज बताई। अब वो क्या बताई मैं आपको फिगर में समझाता हूं। इन्होंने कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसके अंदर में एक बैटरी लगाई, और बैटरी के साथ में जो है एक की लगाई, यहां पे इन्होंने की लगाई, एक बैटरी लगाई, और इसका वायर कुछ इस तरीके से सेट किया, इसका वायर कुछ इस तरीके से सेट किया कि मैग्नेटिक निडल जो है हमारी, मैग्नेटिक निडल से वायर एकदम पैरेलल था। ये जो वायर है ना, मैं जैसे दिखा रहा हूं यहां पे ए बी वायर से एकदम पैरेलल इन्होंने मैग्नेटिक निडल को सेट किया, और अभी इन्होंने की को करके रखा है ऑफ। ये ऑफ स्विच है, मतलब करंट अभी जा नहीं रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि जब की हमारी ऑफ है, ऐसी सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। अब उन्होंने एक दूसरा सेटअप तैयार किया जिसके अंदर में इन्होंने क्या किया, दूसरे सेटअप में इन्होंने क्या किया, अब की को उन्होंने ऑन कर दिया, ये की को उन्होंने ऑन कर दिया, ये कुछ इस तरीके से की को उन्होंने ऑन कर दिया। अब करंट जो है की को ऑन करते ही, की को जैसे ही ऑन किया
तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा और ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा सर्किट में। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो जो मैग्नेटिक निडल पहले इस तरीके से AB से पैरेलल अलाइंड थी, उस मैग्नेटिक निडल में एक स्लाइड सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मैंने अभी अंदाजे से बनाया डिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में उनको देखने को मिला। डिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये मैंने सिर्फ एक पिक्टोरल डिपिक्शन बताया है। तो मैग्नेटिक निडल जो है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई। मैं मैग्नेटिक निडल को सिंगल एरो में रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई। तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही मैंने की को ऑन किया, की को ऑन करते ही करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई अराउंड वायर। वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक निडल जनरेट हुई और हम लोग को डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। डिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब इन्होंने क्या किया, बैटरी को उल्टा लगाया। अब इन्होंने क्या किया, बैटरी को उल्टा लगाया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने फिगर में बताया है, और स्विच को अगेन ऑन किया। अब हम देख सकते हैं कि करंट जो है अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा। स्विच अभी मेरा ऑन है, स्विच अभी मेरा ऑन है और बैटरी चूंकि मैंने उल्टी लगा दी है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन उल्टा होने के कारण उल्टे डायरेक्शन में करंट जब फ्लो होगा तो उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन यहां मिला था, डिफ्लेक्शन उल्टे डायरेक्शन में मिलने लगा। डिफ्लेक्शन अब उल्टे डायरेक्शन में मिलने लगा है। यहां पे कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन उल्टे डायरेक्शन में मिलने लगा। यहां पे मतलब कि अभी भी ऑन है और डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। तो यहां पे डिफ्लेक्शन जो है इज रिवर्स्ड। ये उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम लोग बोलते हैं ओरस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ये ओरस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट ओरस्टर्ड जी ने कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया और लोगों को एकदम नई चीज दिखी कि भैया ये क्या हो रहा है यार, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म मिल रही। क्योंकि मैग्नेटिक निडल को हिलाने के लिए केवल मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ही केवल मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकती है। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही तो गारंटेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इससे हमें यह भी सबूत मिलता है कि हर वो वायर जिसके अंदर में करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती ही है। 100% चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये इन्होंने बात काफी बड़े पैमाने पे लोगों को बताई होगी और काफी पेपर प्रेजेंटेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बताया। अब चूंकि ये केवल एक फिजिसिस्ट थे और प्रोफेसर थे, इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाए, मगर इनके पेपर्स को देखा गया बहुत सारे बल्लम साइंटिस्टों ने। इन बल्लम साइंटिस्टों में माइकल फैराडे थे, इन बल्लम साइंटिस्टों में जोसेफ हेनरी थे, और इन्होंने ठीक इससे 10 साल के बाद 1920 के बाद 1930 में हेनरी जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप का इस्तेमाल करके उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म मिल सकता है तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता भाई, बिल्कुल मिलेगा। और इन्होंने वहां से फिर
मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोशिश करना स्टार्ट किया और कई सालों की मेहनत के बाद इन्होंने वास्तव में मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाई भी। और भी ढेर सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया। मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे सबसे पहले जो थे माइकल फैराडे, जो कि इंग्लैंड के थे। माइकल फैराडे जो कि इंग्लैंड के थे, और जोसेफ हेनरी जो कि यूएसए के थे, अमेरिका के थे। ये दोनों अलग अलग जगहों पे बैठ के एक ही काम कर रहे थे, और वो ये काम कर रहे थे कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और खास बात देखिए, दोनों को पता नहीं था कि ये काम कर रहे हैं। ना माइकल फैराडे को पता था कि जोसेफ हेनरी काम कर रहे हैं, ना जोसेफ हेनरी को पता था कि माइकल फैराडे काम कर रहे हैं। और दोनों प्रेरित एक्चुअल में इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से थे। ये दोनों के दोनों वर्किंग इंडिपेंडेंटली दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। दोनों को पता नहीं था कि एक दूसरे के ये लोग ये काम कर रहे हैं। और आपको और भी बहुत बढ़िया जानकारी बता दो, माइकल फैराडे जो थे, इनकी कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। माइकल फैराडे एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे। इनकी कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। अराउंड 30 to 35 यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट देने की कोशिश की, मगर इन्होंने नहीं ली, क्योंकि इन्होंने बोला मेरी वैसी तो कोई एजुकेशन है ही नहीं। तो माइकल फैराडे अपने आप में बहुत ही गजब के, और जिसे कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। और इनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि माइकल फैराडे, हेनरी जोसेफ, ये ऐसे बल्लम टाइप के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बाद लगभग 10 साल के बाद अपना काम चालू कर दिया था। और अप्रॉक्सीमेटली 1864 में हम लोगों ने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यूनिफिकेशन कर दिया, बहुत सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म were unified। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कोई अलग अलग चीज नहीं है। ये अभी हम लोग जानते थे, पिछले 2000 सालों से अलग अलग पढ़ रहे थे, मगर ये अलग अलग नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिज्म 100% होगा, और जहां मैग्नेटिज्म होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी बनी बातें होगी ही होगी। तो ये पूरी तरीके से सक्सेसफुली यूनिफिकेशन 1864 के आसपास हुआ। इसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जिसके अंदर में हम लोग मैक्सवेल का नाम जानते हैं। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन किया था। मैक्सवेल ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन किया था। हर्ट्ज एक नाम है, हर्ट्ज ने जो है रेडियो वेव्स बनाई थी। और इसके बाद में जेसी बोस का आपने नाम सुना होगा, मार्कोनी का नाम सुना होगा। जेसी बोस और मार्कोनी, इन्होंने भी काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर वर्कआउट किया और ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला करेंगे। तो यहां से यूनिफिकेशन हुआ। तो जो इस ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अंदर एरस्टेड ने सबसे पहला जो है जिसे कहते हैं माइलस्टोन रखा, सबसे पहला, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो इन्होंने पहले ही किया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो इन्होंने किया था। वो भले ही एक्सीडेंटली किया, मगर सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इन्हीं का था